हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जितने जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे। नीट के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो ये पूरा वीडियो सीरीज जो बायोमॉलिक्यूल के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप कवर करते हो तो नीट, जेईई और जेईई मेन तो होगा ही होगा, आप बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल। देखिए बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ने क्या क्या चीज है। अगर आप नीट और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आपको एक तो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा पढ़ना है प्रोटीन, और थोड़ा बहुत जो विटामिन एनसीईआरटी में दिया वो देख लेना है, ठीक है। नीट के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो बायोमॉलिक्यूल में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यहाँ इसमें पढ़ना है केमिस्ट्री में, और लिपिड जो है आपका वो अदर जो होता है वो आप बायोलॉजी में आप कवर कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में अपना मेन चीज क्या होने वाला है, देखिए अपने को एक तो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आपको प्रोटीन्स पढ़ना, ठीक है। एक थर्ड आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तीन ही पार्ट में है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड एक छोटा सा पार्ट है कि थ्योरेटिकली ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, जो लिखा होता है वो सिंपल कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। अब एक और चीज, हम लोग बायोलॉजी वाले टर्म पे नहीं जाने वाले, कार्बोहाइड्रेट यहाँ होता है, ये खाते तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फलाना चिलाने की बात नहीं करनी। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपने को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या था, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट का जो ओल्ड डेफिनेशन था, ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन जो था वो था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन के साथ पानी अटैच्ड होगा। मतलब सब लोगों ने बोला कि इनिशियली जो फार्मूला होगा ना कार्बोहाइड्रेट का वो CxH2OY, ये फार्मूला जो भी फॉलो करता है कार्बन के साथ, देखो H2OY लिखा है ना, मतलब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, ऐसा दिखने में लगेगा फार्मूला। तो जब ऐसा लगेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और वो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो थे उन्होंने तो इसको फॉलो किया, वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, मतलब दो चार एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आप सबसे पहले ले लो ग्लूकोज का। ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6, ऐसे लिख लीजिएगा C6H12O6, ठीक है। इसको अगर आप लोग CxH2OY वाले फॉर्मेट में लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कार्बन 6 H2O होल 6। तो देखो x और y कोई नंबर है, इंटीजर हो सकता है, वो दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है ना, उसके साथ कोई मतलब वो नहीं होती। तो यहाँ देखो C6H2OY मतलब बोल सकते हैं कार्बन का हाइड्रेट। तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज जो था वो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अब आ जाए अगर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है वो भी C6H12O6, ठीक है, ये भी भाई इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है H2O6, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज ले लेते हैं एग्जांपल, सुक्रोज C12H22O11। अब देखिए ये जो है ना, इसका फॉर्मूला लिखने जाओगे तो आप लिखोगे C12H2O और यहाँ पे लिखोगे 11। देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो अपने पास बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, एग्जैक्टली फॉलो कर रहे थे जैसा होना चाहिए। और एक लिख लो माल्टोज, लिख लो, ये सेम फॉर्मूला माल्टोज, ये भी हो जाता है C12H22O11। अच्छा इसमें भी इसको फॉलो किया C12H2O11। तो यहां से देख के क्या लग रहा है कि ये सारे जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो ओल्ड डेफिनेशन, ऐसे लिख लीजिए, फॉलो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जो कि यहाँ पे लिखा है हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या हुआ ना, इसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जिन्होंने धोखा दे दिया, जो असल में फॉर्मूला तो फॉलो कर रहे हैं पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या था, हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है वो सारे कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, ओल्ड डेफिनेशन। अब देखो ओल्ड क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद एक नया तो आने ही वाला है। तो इनिशियली लोगों ने ऐसे लगाया था, फिर पता चला कि नहीं, इतने सारे कंपाउंड और भी होते हैं,
लोगों ने इतना एग्जाम्पल है, ये सारे इस फॉर्मूले को फॉलो करें और कार्बोहाइड्रेट भी है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आया ना, फिर प्रॉब्लम आया, ऐसे लिख लीजिएगा, बट कुछ अपने पास कंपाउंड थे, जैसे कि ये कंपाउंड है HCOH, इसका फॉर्मूला आप लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, C1H2O। देखिए जरा, ये इसी फॉर्मूले को बोल रहा है, यहाँ XY क्या है, 1 किया है, ये क्या है असल में, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो था, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल भी बोल सकते हो ना, फॉर्मेल्डिहाइड जो था ये इस फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहा है, तो दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने पास एसिटिक एसिड मिला है, CH3 मिला गया, बहुत कॉमन कंपाउंड है एसिटिक एसिड, या फिर इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, 2 कार्बन है तो C2, और H2O के फॉर्म में लिखने जाओगे तो 2 है और H2O2 लिख दीजिए, यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 होगा, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन। अब देखो ये भी एसिटिक एसिड भी किसको कर रहा है, इसी के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए एक अपने पास था लैक्टिक एसिड, CH3 CHOH COOH, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। वैसे IUPAC में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए ये इसका फार्मूला लिखो भाई, ये फार्मूला हो जाएगा C3H2O, H2O का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 लिख दो, हाइड्रोजन 6 होनी चाहिए, देखो 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए ये सारे मॉलिक्यूल इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, पर दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये तो एसिटिक एसिड है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लिख लीजिएगा कि these compounds follow the formula, follow the old definition लिखना ज्यादा करेक्ट होगा आपके लिए, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। follow the old definition of carbohydrate, but these are not carbohydrate, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इनिशियली क्या हुआ, लोगों ने बोला कि कार्बन का जो हाइड्रेटेड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, और ये सही भी हो रहा था कार्बोहाइड्रेट, और वो जो था कुछ फॉर्मूले में फॉलो बैठा, और ये सब कार्बोहाइड्रेट ही। अभी कुछ देर में पूछोगे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट, ओल्ड न्यू डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ओल्ड डेफिनेशन पे फिट बैठ गया भैया, ये हो रहा है, ठीक है, यहां से समझ। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन में कुछ एरर है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते कि कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए फिर नया एक डेफिनेशन लाया गया जिसमें बोला गया कि आपके पास एक कंपाउंड हो जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, या दोनों हो तब भी चलेगा, एल्डिहाइड कीटोन, और एटलीस्ट एक कायरल सेंटर हो। अगर ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई करता है तो वो असल में कार्बोहाइड्रेट होगा, और ये सब पे फिट बैठ जाता है, और यही नया डेफिनेशन दिया गया। तो आइए जरा न्यू डेफिनेशन पे बात करें, मैं यहां लिख देता हूं न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या था इसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट आर दोज मॉलिक्यूल्स, या फिर यहां लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which contains polyhydroxy, aldehyde or ketone, which contains polyhydroxy, aldehyde or ketone functional group with at least one chiral center, ठीक है। तो ये जो था ये आपका नया डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, मैं मार्क कर देता हूं, उस चीज को आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को पहचानने का तरीका, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। बोले पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, मतलब OH ग्रुप एक से ज्यादा हो मॉलिक्यूल के अंदर, OH अल्कोहल वाला जो OH होता है ना, वो एक से ज्यादा, बहुत बड़ी, मतलब मोर देन वन OH ग्रुप। दूसरा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या दोनों हो तब भी चलेगा, अपने को वो फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड कीटोन हो, दोनों हो तब भी चल जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप फिक्स है, एल्डिहाइड और कीटोन, और कोई दूसरा नहीं। अच्छा, उसके बाद एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। आप बोलोगे सर कायरल सेंटर क्या है, तो अपने आइसोमेरिज्म पढ़ा हो, कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, कायरल सेंटर यहाँ पे कार्बन को ही रेफर करना है अपने को।
कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। याद रखिएगा कायरल सेंटर क्या होगा कि कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। अगर 4 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। अब इससे ज्यादा को कायरल सेंटर के बारे में नहीं जानना है। असल में क्या होता है कि अगर कायरल सेंटर हुआ तो लाइट रोटेट होती है नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कितने कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है नहीं है, तो वो सब आप भूल जाइए। बस आपको एक कायरल सेंटर खोजना है एटलीस्ट, और एक से ज्यादा हो जाए तो बढ़िया ही है, फिर अपने को क्या करना है। तो देखिए जरा, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ, कार्बोहाइड्रेट कैसे पहचानेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपके लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या, मोर देन 1 OH ग्रुप। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोर देन 1 OH ग्रुप। आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए, इसी चीज को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब OH होता है, नोमेनक्लेचर में पढ़ा, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा होगा। दूसरा बात यहाँ पे यह है कि फंक्शन ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या दोनों हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए दोनों में से कोई एक, या दोनों दिख जाए तो भी चलेगा। तीसरा, एटलीस्ट एक कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर, ठीक है। कम से कम एक कायरल सेंटर तो होना ही चाहिए। अब ये तीनों जैसे जस्टिफाई हुआ मॉलिक्यूल, आपको जो मॉलिक्यूल मिला वो कार्बोहाइड्रेट है, दिमाग लगानी नहीं है लगाना, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको रब करता हूं और फटाफट एग्जांपल कराता हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल करना, कार्बोहाइड्रेट पहचान। आइए देखो एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपके पास ये एक ऐसा है, यहाँ पर एक OH है, यहाँ एक H है और यहाँ पर CH3। अब वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल दिया ना, दिमाग नहीं लगा। यहाँ देखो मोर देन 1 OH ग्रुप है क्या, नहीं है ना। देखो एक ही, देखिए मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, क्लियर रहेगा थोड़ा सा समझने में। चलिए देखो एक ही OH ग्रुप है, कितने OH होने चाहिए, एक से ज्यादा, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी कंडीशन फुलफिल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, अपने पास तो पहले ही कंडीशन पे ना, तीनों साइमल्टेनियसली जस्टिफाई होने चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो कि ऐसा हो जाए, H OH H OH H और यहां पर हो जाए एक CH3, या फिर इसको भी कर दो CH3 CH2OH, ठीक है। अब ध्यान से देख के बताइए मेरे को, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, कंडीशन देख लीजिए, मोर देन 1 OH ग्रुप, OH कितना है इसके अंदर, 2 है, बहुत बढ़िया। दूसरा, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिर बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है, एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या है, कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप, देख लीजिए जरा, कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप हैं क्या, ये वाला कार्बन देखो आप, इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा, इसके इधर H लगा, इधर OH लगा, और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप है, दो कायरल सेंटर है, अपने को देख चाहिए होता, तो भैया मेरे ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, यहां लगाइए फिर से, मोर देन 1 OH ग्रुप, ये रहा। दूसरा, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन भी है, कीटोन दिख रहा है अपने को, और एक कायरल सेंटर। देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन नहीं से चारों अलग अलग ग्रुप लगे हो, कोई बोलेगा सर ये कार्बन है, नहीं, इसे एक OH लगा है, नीचे अलग ग्रुप लगा है, लेकिन दो हाइड्रोजन लगे, तो सेम ग्रुप आ गया, चारों अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। देख लो जरा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अब मान लो कि यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर है CO, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2OH। अब जरा देख के बताओ क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, देखो एक से ज्यादा OH ग्रुप है, बहुत बढ़िया, पहला कंडीशन जस्टिफाई हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन है, तो भाई कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर, नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई कायरल सेंटर नहीं है, इस कार्बन के पास भी 2 H हाइड्रोजन है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। बात आपको समझ में आ रही है, देख लीजिए। चलिए और एग्जांपल पे आते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लो कि आपने लिया चलो एक में ऐसा लेता हूं, CHO OH H OH H OH OH H H और यहां पर नीचे रख लेते हैं CH2OH। अब देखिए जरा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले मोर देन 1 OH ग्रुप है, हाँ भाई है, मोर देन 1 OH ग्रुप, तो दिख ही रहा है बहुत सारे OH ग्रुप है। दूसरा, एल्डिहाइड कीटोन है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है।
तीसरा क्या एटलीस्ट एक काइरल सेंटर, तो भाई हर कार्बन यहाँ काइरल सेंटर की तरफ बिहेव कर रहा है, चार काइरल सेंटर है ना। अगर किसी ने पूछा 2 की पावर 4 मार देना, ठीक है सीधा, अगर आपको आइसोमेरिज्म याद हो थोड़ा। हाँ, तो क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, सारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और आपको अगर मैं बता दूं तो यही ग्लूकोज है, यही मॉलिक्यूल है जिसका नाम ग्लूकोज होता है। अब देखो मैं याद रखने का थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे आपको और भी जगह मिल जाएगा पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको लिखना क्या है, 4 लिखना है। अब आप बोलोगे सर 4 कैसे लिखना है, तो 4 के हर कॉर्नर पे क्या आना चाहिए, एक एक OH आना चाहिए। आप बोलोगे सर दिखाओ करके, देखो ध्यान से, देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, हर जगह OH आए, बाकी जो बचा वहां क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। बात समझ में आ रही है मेरी? और बाकी नीचे CH2H, ऊपर CH, बस बन गया ग्लूकोज। वैसे ये डी ग्लूकोज है, पर अब डी है कि एल है वो तो आने वाला है कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए 6 पे आ जाइए जरा सा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं CH2OH, और चलिए पहले तो यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ CW बॉन्ड O, और यहाँ एक OH H OH H, और यहाँ पर एक H, और यहाँ पर एक OH, और यहाँ पर CH2OH। अब बताइए ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? होगा, क्यों? एक से ज्यादा OH ग्रुप दिख रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो दिख ही गया, और एटलीस्ट एक काइरल सेंटर, तो भैया ये तीनों काइरल सेंटर ही है, तीनों के पास 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है। और साथ में यहाँ पे क्या देना, इसी का नाम होता है फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना, इन दोनों का फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6, ठीक है, फार्मूला सेम है, लेकिन देखो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और आपके इसके पास कितने हैं, इसके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका फ्रक्टोज होगा ना, इसको लिख लीजिएगा फ्रक्टोज। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब बोलोगे सर फ्रक्टोज कैसे याद रखेंगे? अरे यार इसका भी सेम तरीका है, बार बार मैं एल्डिहाइड जब बनाता हूं ना, कीटोन बनाता हूं, तो हमेशा OH इस साइड ही रखता हूं, जानबूझ के साइड रखता हूं ताकि याद रखने में प्रॉब्लम ना। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं छोटे मोटे, ठीक है। चलिए पहले तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, एक बार पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक और छोटा सा मॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ थोड़ा जगह है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर ऐसे मान लो ये कीटोन है, यहाँ CH2 है और OH, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक OH है, एक H है, और यहाँ पर CH2OH है, और यहाँ पर CH2OH है। और जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन से ना दोनों कनेक्टेड है। अब अगर मेरे से किसी ने पूछा कार्बोहाइड्रेट है नहीं, एक तो सबसे सिंपल तरीका, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड कीटोन है, दोनों में है, काइरल सेंटर है तो काइरल सेंटर भी है, तो कार्बोहाइड्रेट तो है। अब लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, जो भी है फलाना चिलाना सब पढ़ने वाले। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो OH है ना यहाँ से लगा हुआ है, और आप लोगों में से जितने लोग जानते हो थोड़ा बहुत, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तो ये ईथर है, और ईथर एसिडिक मीडियम में खुल जाता है, तो आप पानी के साथ H+ दोगे ना तो ये टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पानी के साथ जब H+ दोगे तो ये टूट जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और यहाँ से ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये पानी में डालने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहा है, ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग सोचो कि सर आपने इन दोनों का नाम बताया और का किसी का नाम नहीं बताया, चिंता मत करिए, आपको जितने मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ने वाला है उन सब का नाम मैं बता दूंगा, सबके नाम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबके नाम पे हम लोग उतना कुछ फोकस नहीं करने वाले, अपने को कुल मिला के 10 मॉलिक्यूल जिनके नाम याद रखने हैं, 2 तो मैंने बता दिए, अब बाकी इसके एपीमर हो जाएंगे, ग्लूकोज के कुछ एपीमर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बाद में आपको कुछ प्रोटीन के टाइम में कुछ प्रोटीन के जो छोटे छोटे आइसोमर होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मैं आपको थोड़ा पहले ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूँ। मोनोसेक्राइड उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिसको आपने पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद उसको कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप पानी में डालो ना डालो, कहीं फेंक दो। मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब वन होता है, MONO, मोनो।
मोनोहेलाइड सुना होगा आप लोगों ने, है ना, मोनोहेलाइड मतलब एक हेलाइड। तो वैसे ही एक कार्बोहाइड्रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ओलिगोसेकेराइड बात कर रहे हो ना, तो ओलिगोसेकेराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन्स 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। अब देखो ये तो डेफिनेशन वाली बात है, समझना ये है कि एक मॉलिक्यूल आपने लिया, आप उसको ओलिगोसेकेराइड कब बोलोगे? जब आप उसको पानी में डालोगे ना, एक आपने कार्बोहाइड्रेट लिया जो कि ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आता है, कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको पानी में डाला, वो जैसे ही डालोगे ना, वो मिनिमम 2 यूनिट या मैक्सिमम 10 यूनिट्स, समझ रहे हो? या तो उसको आपने डाला तो पानी को 2 यूनिट में ब्रेक हो जाएगा और वो 2 यूनिट में ही रहेगा फर्दर, या फिर आपने डाला मान लो 5 यूनिट में ब्रेक हुआ, 7 यूनिट में, मैक्सिमम कितने यूनिट में ब्रेक हो सकता है? अप टू 10। अगर वो 10 यूनिट तक ब्रेक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओलिगोसेकेराइड। एक थर्ड कैटेगरी होती है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब क्या होता है? याद है? पॉलीथीन, पॉलीमर जैसा, पॉलीमर, बहुत सारी यूनिट। तो जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालो और वो ब्रेक हो जाए 10 से ज्यादा यूनिट में, 10 तक तो आपका क्या चलेगा? ओलिगोसेकेराइड। 10 या 10 से ज्यादा यूनिट में ब्रेक हो जाता है, आप उसको क्या बोल देंगे? पॉलीसेकेराइड बोल देंगे, ठीक है? तो चलिए जरा हम लोग फटाफट उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। और एक और तरीका होता है कि नाम और फंक्शन के बेसिस पे अल्डोज, हेक्सोज, पेंटोज ये सब करने का तरीका। चलिए तो पहले क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन 3 तरह से होती है, ठीक है? क्लासिफिकेशन के 3 तरीके हैं। एक तो मोनोसेकेराइड, और सबके एग्जांपल भी लिखाता जाऊंगा और सारे मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स, एक आपका पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है? तीसरा है आपके पास पॉलीसेकेराइड, ठीक है? देखिए जरा, मोनोसेकेराइड किसको बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट which cannot further hydrolyzed, which cannot further hydrolyzed मतलब पानी में आप डालोगे तो फर्दर कुछ नहीं होगा, उसको पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, फर्दर उसको पानी उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जब कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल हो जाता है सुक्रोज, फिर सुक्रोज नहीं होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है? ग्लूकोज पहला, दूसरा लिख लो फ्रक्टोज। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो ये सब सीख जाएंगे, अभी तो बस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका लिखिएगा सेकंड, ये वाला जो है आपके पास, इसका आप क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produce 2 to 10 unit of monosaccharide, ठीक है? 2 to 10, 2 भी हो सकता है, 2 से 10 तक अगर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? इसका एग्जांपल लिख लो सुक्रोज लिख लो, फिर माल्टोज लिख लो, ठीक है? ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे आप गैलेक्टोज वैलेक्टोज सब लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन वो एक एक करके नाम पे आएंगे, अभी तो अपने को सिर्फ एक एग्जांपल देख लेना है, ठीक है? स्ट्रक्चर सबके बताने वाला हूं, इसका सबका स्ट्रक्चर बताऊं, तो उसमें इशू लेने वाली बात नहीं है। आज ये यहाँ पर पॉलीसेकेराइड कौन कौन हो जाएंगे, कौन कौन नहीं, मतलब किसको बोलेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produce क्या प्रोड्यूस करेंगे? more than 10 unit of monosaccharide, produce more than 10 unit of monosaccharide, produce more than 10 unit of monosaccharide, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में आपको तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, सेलुलोज, और आपने वो सब सुना होगा ना, सेलुलोज, फिर स्टार्च, ये सब इसी के एग्जांपल है। सेलुलोज, स्टार्च। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने नाम लिखा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि यही है? तो चिंता मत करिए, मोनोसेकेराइड हम लोग एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर ये सारा कवर होगा, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, प्रिपरेशन के साथ। ओलिगोसेकेराइड पूरा पढ़ने वाले हैं, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। मोनोसेकेराइड में तो कुछ ज्यादा ही फोकस होगा अपना, क्योंकि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है अपने को, ठीक है? और जो पॉलीसेकेराइड है ना अपने पास, ये भी अपने को पढ़ना है। इसके बारे में प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है कि कंपाउंड कैसा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, क्या क्या होगा वो सब।
तो स्ट्रक्चर तो सबका पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, यहाँ पर आपको खुद दिखेगा कि 10 से ज्यादा यूनिट ब्रेक होके बन रहे हैं। जब आप पॉलीमर पढ़ोगे ना तो नेचुरल पॉलीमर में आपको सेलुलोज स्टार्च भी डालना पड़ता है। अगर आपसे पूछा नेचुरल ग्लूकोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो ये सब आप वहां पे आराम से लिख सकते हो, ये लिखा भी है बुक में, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसका नाम लिखने का एक तरीका उन्होंने डेवलप कर दिया, तो वो हम लोग नाम देखने वाले हैं। देखिए कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ से मोनोसेक्राइड पे थोड़ा और फोकस कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स के बारे में फर्दर इन्होंने क्या किया कि उसको दो टाइप से डिवाइड किया। एक तो बोला कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो चीज हो सकती है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा नॉर्मल मोनोसेक्राइड में। तो आपके अगर यहाँ पर अगर CHO आ गया तो एल्डिहाइड बोलोगे, अगर C डबल बॉन्ड O आ गया तो कीटोन बोलोगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके लिए नाम दे दिया कि भाई अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसको एल्डोज बोल देना, एल्डिहाइड हो गया तो उसको एल्डोज, और ये कीटोन हो गया तो उसको क्या बोलोगे, केटोज बोल दोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्डिहाइड हुआ तो एल्डोज, कीटोन हुआ तो केटोज बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। और क्लासिफिकेशन इसी में कर रहे हैं हम लोग। फिर दूसरा इसी में क्या बोला कि भाई आपके पास जो ये है ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे उसके बेसिस पे भी नाम देना स्टार्ट करो, भाई आपकी दोनों को मिला के, और फिर फाइनली हम लोग नाम लिखेंगे, थोड़े बहुत नाम लिखे जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कितने कार्बन हो सकते हैं, तो भाई अगर 3 कार्बन हुए तो ट्राइओस, 4 कार्बन हुए तो टेट्रोस, 5 हुए तो यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, सॉरी, पेंटोस, और 6 हुए तो हेक्सोस। अब आप ध्यान रखिएगा कि अब आप पूछोगे सर 3 से क्यों स्टार्ट किया है, तो आप जो हम लोगों ने कंडीशन कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था ना कि भाई मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव सॉरी काइरल सेंटर होगा। तो अगर 3 से आप कम बनाओगे ना तो कभी या तो आपका OH ग्रुप कम पड़ जाएगा या तो आपका कंपाउंड काइरल नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जरा इसको एक बार कवर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ मैं नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक नाम लिखिए। मान लो कि एक कंपाउंड ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है CHO OH H OH H और यहाँ पर CH2OH। तो ये आपका है कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस बेसिस पे क्या किया गया कि फंक्शन को उसके बेसिस पे जब डिवाइड किया गया तो नाम लिखना ही बता दिया। बोला कि अल्डोज है ना, तो यहाँ पे SE हटा दीजिएगा, एल्डो यूज करना है नाम लिखते समय, मैं बता रहा हूँ SE मत लिखिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं, और कीटो लिखिएगा। और बाकी ये बताइए सबसे पहले फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, तो क्या यूज करोगे एल्डो। और कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या यूज करोगे, टेट्रोस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो थोड़ा ठीक से लिखिएगा इसको, एल्डो टेट्रोस। एक एग्जांपल तो ये हो गया। आई थिंक मेरे को आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी नाम लिखना। मान लो कि ये ऐसा हो जाए OH H OH H, सॉरी, अब देखो ये वही कंपाउंड है, पहचानो कौन सा कंपाउंड, अरे ग्लूकोज है यार, ठीक है ना, वही 4 देखो ऐसे। अच्छा वो तो ग्लूकोज तो सब कॉमन नेम हो गया है ना, तो इन लोगों ने ऐसे तरीका बताया, इससे लिख लेते हैं। फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डो ऐसे नहीं लिखेंगे वहां पर। और कार्बन कहते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो अल्डो हेक्सोज। तो जो आपका जो ग्लूकोज है ना उसको अल्डो हेक्सोज भी बोलते हैं। तो ये लिख लीजिएगा जरा सा यहाँ पे, अल्डो हेक्सोज, ठीक है। देखिएगा जरा यहाँ, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ बना देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज का तो फ्रक्टोज पे आ जाता है। चलो फ्रक्टोज को देख लेते हैं क्या बोलेंगे, CH2OH। फ्रक्टोज बनाना भी याद होना चाहिए आप लोगों को, वही 4 लिख रहा हूं मैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे सारे दिमाग में बैठ जाएंगे। जो ट्रिक बताया मैंने 4 वाला, उसको जरा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। खुद से बना के एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे नहीं कि सर ने बोला सर बार बार बोल रहे तो होगा ही होगा। सर की बात बोलने से नहीं होती है, आपको पेपर में बनाना है तो आपको एक बार लिख के चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर के बोलने से होता तो हो गया, है ना। चलिए आइए यहाँ
इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सोस हो जाएगा। लेकिन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन, तो क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोस। समझ रहे हैं? अल्डो हेक्सोस बोला मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है। और कीटो हेक्सोस बोला मतलब फ्रक्टोज के बारे में। लिख लीजिएगा यहां पर, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज में दो वैरायटी होती है, एल और डी ग्लूकोज, तो उस पे आने वाले हम लोग। इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोस, ठीक है। और इसका नाम वैसे क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, ठीक है। 2-4 बार आप नाम लिखोगे तो आराम से हो जाएगा। 1-2 बार आप नाम लिख के और चेक करके देख लो। जैसे मान लो इसका नाम मैं बोलूं लिखने को, चलिए एक मैं आपको देता हूं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। चलो थोड़ा जगह बचा इसलिए आपको दे रहा हूं लिखने को। मान लो आपने ऐसा किया, एक बार वीडियो पॉज करके इसका नाम लिखिए, लिख लोगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं। हाँ लेकिन अपने हाथ से लिखो और सही हो तो ज्यादा बढ़िया लगता है ना। नाम कितना हो जाएगा? एक तो कीटोन फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5, कीटो पेंटोस हो जाएगा। क्या बोलते हो? तो इसका नाम लिख लीजिएगा, कीटो पेंटोस। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देख लीजिए जरा सा, मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएल नोमेनक्लेचर। मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल है ना, मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो डीएल नोमेनक्लेचर है, हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बात करें। तो ऐसे आप हेडिंग डाल लेना, डी एल। अच्छा क्वेश्चन, पहले तो एक चीज मैं बता दूं, आइसोमेरिज्म जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो एक चीज में फंसेंगे कि सर डीएल नोमेनक्लेचर तो वहां भी पढ़ा, लेकिन वो क्या था? स्मॉल डी और स्मॉल एल। ध्यान दीजिए, स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है? मैं दोनों में डिफरेंशिएट करता हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है वो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता रहा हूं। ये जो डी और एल है, ये असल में क्या बताता है? ऑप्टिकल रोटेशन कंपाउंड है। स्मॉल डी स्मॉल एल जो है उसका जो रिलेशन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से होता है, लेकिन इसका कोई रिलेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई रिलेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल में क्या होता है कि स्मॉल डी होता है डेक्सोरोटेटरी और स्मॉल एल होता है लीवोरोटेटरी। अगर किसी कंपाउंड के आगे स्मॉल एल लिखा है मतलब वो लाइट को एंटी क्लॉक घुमाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज करते हैं इसे। ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ये बस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं, और कहीं ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये बस इतना याद रखना है कि कैपिटल डी कैपिटल एल हैज नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ गिवन कंपाउंड। मतलब डी और एल लिखा है उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉक घुमाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कुछ रिलेशन नहीं। ये बस नोमेनक्लेचर में यूज होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उससे सबसे दूर वाला जो कार्बन है, जो कायरल कार्बन है, उस कार्बन में OH का पोजीशन क्या है, बस इतना है, ठीक है। ये हम लोग वहां भी यूज करेंगे, क्या कहते हैं आपका, प्रोटीन में भी यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, ऑप्टिकल रोटेशन से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे होगा, जैसे एक कंपाउंड मैं आपको लिख के देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये कंपाउंड मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके, ठीक है, लिखने से भी टाइम जाएगा। CHO, अब देखो यहाँ पे मान लो आपने ऐसा लिखा OH H OH H OH H और नीचे लिख लो CH2OH। अब इस कंपाउंड के बारे में पूछूं कि ये कंपाउंड D, इसके नाम के साथ D लगेगा L लगेगा, मेरे को इस कंपाउंड के नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी उसी से मतलब। इसमें आपसे पूछेगा DL में से कौन सा इसके लिए यूज करेंगे, D यूज करेंगे, L यूज करेंगे, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, मैं यही मॉलिक्यूल एक बार और बना रहा हूं और बस इस बार थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने क्या चेंज किया। देखो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए ना, ऐसे अगर वर्टिकली आप बात करो तो फंक्शनल ग्रुप ऊपर रखो, ऊपर अगर नहीं भी है तो इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। अब नीचे नीचे ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि आपको हमेशा फोकस कहां करना है, इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर पे। मतलब कि आपको इसके बारे में बात करनी है, इस कायरल सेंटर के बारे में, ठीक है, उससे सबसे दूर वाला कायरल सेंटर, ठीक है, सबसे दूर आ गए। अब उसमें देखो कि OH का पोजीशन कहां है, यहां पर OH राइट में है, यहां पर OH लेफ्ट में, बाकी के OH से कोई मतलब नहीं है, पहले ही बोल दूं बाकी के OH से कोई मतलब नहीं। फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल सेंटर जो है उसमें आपको देखना है CH2H नीचे होना चाहिए, ये याद रखिएगा, CH2H एकदम नीचे होना चाहिए, ठीक है।
देखिए हाँ, CH2H नीचे होना चाहिए आपका, और ये वाला चीज, और ये OH किधर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका D है या L है। तो अगर OH राइट हैंड में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा D, और OH लेफ्ट हैंड में है इसका मतलब हो जाएगा L। बात समझ में आई आप लोगों को? OH इधर देखो ना, याद रखने का तरीका, OH लेफ्ट में है ना तो लेफ्ट हैंड तो इधर ही आएगा ना। मैं ऐसे देखूंगा अगर मॉलिक्यूल को, लेफ्ट मेरा इधर आएगा तो ये इधर, और राइट मेरा इधर आएगा तो इधर D। मतलब लेफ्ट के लिए यदि याद करो तो राइट के लिए D ही होगा ना फिर। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, आप लोगों में से जो भी जानते हो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ये वाला और ये वाला प्लेन के अंदर जा रहा है, ये वाला और ये वाला प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन के बाहर कौन आ रहा है? तो ये सारे जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं वो प्लेन के बाहर आ रहे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं खड़ा हूं और मैं जहां से खड़ा हूं ना, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड है मेरी तरफ आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जब क्वेश्चन का प्रोजेक्शन चेंज करते हैं तब आप इसी तरीके से आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर करोगे? आप यहां से खड़े होकर ऑब्जर्व करो कौन कौन से मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, ये और ये प्लेन के अंदर, ये और ये प्लेन के अंदर, वर्टिकल वाले प्लेन के अंदर और हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन के बाहर, मतलब मेरी तरफ आ रहे हैं। जब मॉलिक्यूल वो जो एटम्स होंगे मेरी तरफ आएंगे, और अगर लेफ्ट में OH हुआ तो L और राइट में OH हुआ तो D। ठीक है, चलिए अब फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी पे। मान लो मैंने ये दे दिया, एक एग्जांपल मैं ये दे देता हूं। मान लो ये आपने लिख दिया CHO और यहाँ OH H और यहाँ लिख दो CH2OH। ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है सर। अब देखो यहाँ पर इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ठीक है, वो तो आप नाम देख लोगे, नाम मैं लिखा दूंगा, अभी तो बस पहले D और L बताओ। देखो ये एक एल्डिहाइड है, इससे सबसे दूर वाला काइरल सेंटर कौन है भाई? यही है ना, और कौन और इसमें OH किधर है? राइट हैंड साइड में, तो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में लिखेंगे। और ये लेफ्ट में है तो इसको L बोल देंगे, नाम के साथ इसके D लगेगा, इसके नाम के साथ L लगेगा। दोनों मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन एक ही काइरल सेंटर है, तो भाई दूर वाला कौन सा होगा? एक ही होगा ना। और आपको एक और चीज फिक्स रखनी है कि CH2OH नीचे ही हो, ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा जरा सा। अच्छा मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज पे बात कर लूं क्या? चलो कर लेते हैं। CHO देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये फंक्शनल ग्रुप सबसे दूर वाला कार्बन कौन सा है? काइरल कार्बन। ये OH किधर है? इधर राइट में, तो इसको क्या बोलेंगे? D ग्लूकोज लिख देते हैं, जिसका नाम अपने को याद रखना, उसका नाम भी मैं लिख देता हूं, D ग्लूकोज बोलेंगे। अच्छा आइए जरा यहाँ पे एक और एग्जांपल, CH2OH, सॉरी ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये फ्रक्टोज है। और देखो फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कार्बन कौन है? ये, और OH किधर है? राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा? D फ्रक्टोज। और बाकी यहाँ DL मैंने लिखा ना, मतलब इसका जो नाम होगा उसके साथ DL लगाना है। जब मेन नाम था जो आपके मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं नाम भी लिखता जा रहा हूँ। एक बार इसको कॉपी मार दीजिएगा फटाफट। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल देने वाला हूँ और थोड़ा आइसोमेरिज्म घुसाऊंगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या होगा उसका, D और L नॉन D। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन मैं बुक से देता हूँ, देखिए जरा सा। हाँ क्वेश्चन है कि which of the following nomenclature is used for given molecule? नोमेनक्लेचर में D और L लगा दीजिएगा, मैं D और L के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, फॉर गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मॉलिक्यूल है I, पहला CHO OH H OH H, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर H है। ये CH2OH ठीक से लिखिएगा, ठीक है। एक तो इसका DL निकालना है, मैं आपको देता हूं टाइम। और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है, मान लो यहाँ पर CHO है, यहाँ OH H OH H और यहाँ पर CH2। इन दोनों मॉलिक्यूल में आपको बताना है D और L क्या होगा, D होगा या L। सबसे पहले देखो, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, चलो देखिए ध्यान से।
सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऊपर ना भी हो तो इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ही होना चाहिए बस कुल मिलाकर। अब मैंने क्या बोला था, नीचे क्या होना चाहिए, CH2H। यहाँ नीचे है क्या, CH2H नहीं है, तो OH को आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में दो स्विच, इवन नंबर ऑफ स्विच करने वाले हो अगर आप, तो आपका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ स्विच करोगे तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ स्विच करेंगे कैसे, हम लोग इवन नंबर में कर देते हैं ना। अब क्या करो, इन दोनों को एक बार स्विच कर लो, तो एक स्विच हुआ ना, एक स्विच में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन गलत आएगा, जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो एक स्विच अगर आप कर रहे हो तो इसके बाद मॉलिक्यूल आप कैसा लिखोगे, CHO। देखो ऊपर वाला तो फिक्स रखो, ऊपर वाले में तो दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH2OH। अब बोलेंगे सब लोग कि सर ऐसा एक स्विच के बाद तो दिख रहा है ना OH राइट में ही तो ठीक दिक्कत है। नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है काइरल सेंटर का, एक स्विच के बाद उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप अगर आइसोमेरिज्म जानते हो तो आपको पता होगा R का ऐसा हो जाता है, S का R हो जाता है, ठीक है, गलत है। तो आप क्या करिए, एक स्विच क्या ना, एक स्विच और करिए, लेकिन आप दूसरा स्विच ऐसे करिए कि जो आपको जहां मिलना चाहिए वो वही है। तो मैं बताऊं, इन दोनों को आप स्विच कर दीजिए, क्योंकि आपको इसको तो नीचे ही रखना है ना फिक्स, उसको स्विच कर दीजिए। तो आपका अगला क्या बन जाएगा, CHO OH H OH H, और नीचे जो है ये बन जाएगा CH2OH। ये तो जैसा जैसा था वैसा ही होगा, इधर OH आ गया, इधर H आ गया। देखिए अब फाइनली OH कहाँ है, डबल स्विच करने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब किसी को गोल घुमाओगे ना तो दो ही स्विच होते हैं एक साथ। चलिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। OH किधर है, लेफ्ट में, तो इस कंपाउंड के साथ क्या यूज करेंगे, L, ठीक है। चलिए यहाँ ये तो जैसा, यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अरे ठीक है यार OH किधर है, ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे सबसे दूर वाला ऊपर। फिर मैं बताऊं उल्टा हो जाएगा। आपको मॉलिक्यूल कैसे रखना है, ऐसे पोजीशन में रखना है, फंक्शनल ग्रुप को ऊपर रखना है। ऊपर में तीनों पोजीशन, यहाँ यहाँ और यहाँ रह सकता है, ठीक है, नीचे नहीं। तो इस मॉलिक्यूल को आप क्या करिए ना, गाड़ी के स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे बस स्टीयरिंग घुमा दीजिए, इसको पकड़िए 180 से घुमा दीजिए। 180 से जब आप घुमाओगे देखो कहाँ कौन कहाँ जाने वाला है, तो देखिए जरा ये बताता हूँ कहाँ कौन जाएगा। देखो ये ऐसा है, ये घूम के 180 से यहाँ आ जाएगा, तो CHO। ये वाला बेचारा घूम के उस साइड चला जाएगा, ये OH घूम के इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला OH उस साइड चला जाएगा, और यहाँ H और यहाँ CH2OH। अब बताइए OH किधर आया, आपने मॉलिक्यूल घुमाया है, स्विच नहीं किया। घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी घुमा दो 3D में। मैं आदमी को पकड़ू और ऐसे घुमा दूं तुमको, हाथ पांव तो वही रहेगा ना जहां था, समझ लो। देखिए तो OH किधर है, लेफ्ट में, सॉरी राइट में है, तो इसको बोलेंगे D। समझ में आया कुछ, चल। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ एक क्वेश्चन ये बताओ तो, इसमें बताओ, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बुक से ही दे रहा हूँ, मेरे को इतना सारा क्वेश्चन याद नहीं। चलिए ये बनाइए, तो एक लगा लेना यहाँ पर CHO। अब ये देखो ये दे रहा हूँ मैं किसमें, सोहर्स प्रोजेक्शन में, ठीक है। एक OH लगा लीजिए, एक CH2OH यहाँ लगा लीजिए। देखो ध्यान से समझना, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा हनुमान जी बन के उड़ना है अपने को, ठीक है। उड़ोगे तो फटाफट आंसर आएगा, और नहीं उड़ोगे तो तकलीफ में आ जाओगे मेरे भाई। OH और यहाँ पर ये H है और ये OH। जरा मैं एक और चीज बता दूं, ये प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है, थोड़ा तकलीफ ना हो इसके लिए आप लोगों को, ठीक है। तकलीफ हो भी सकती है, अगर हो गई तो आइसोमेरिज्म में तकलीफ थी, इसका मतलब अगर यहाँ तकलीफ होगी इसका मतलब आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तब भी आपको बहुत तकलीफ हुई, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अरे ये बीमारी हुई है, इसका मतलब इससे पहले ये बीमारी रही होगी, वही सीन बनने वाला है। अगर ये मॉलिक्यूल में तकलीफ आती है, आइसोमेरिज्म में बहुत तकलीफ हुई है। आइसोमेरिज्म बहुत दुख देता है, ठीक है, अगर आप सही से ना पढ़ो तो। अगर सही से पढ़ो तो ठीक है, फिर दुख तो फिर भी देगा, लेकिन हाँ आप कर पाओगे क्वेश्चन एटलीस्ट। चलिए, और आइसोमेरिज्म मैं बता दूं, आइसोमेरिज्म ना होम्योपैथिक दवा की तरह है। आपको आप हो कुछ और रहा है, आप दवा खाओगे तो वो असल में उसकी जड़ पे असर करता है, ठीक है। तो आपको मान लो सिर दर्द हो रहा है, तो आप अगर जाओगे ना नॉर्मली, तो सिर की आप क्या करोगे, टैबलेट खा लोगे सिर के दर्द की दवा की, बात खत्म। वो उस समय सिर दर्द खत्म हो जाएगा, फिर बाद में हो सकता है। होम्योपैथिक दवा में क्या होता है, या फिर जो नॉर्मली दूसरे दवा होते हैं जैसे आयुर्वेदिक वाले, वो बात क्या करते हैं कि भाई अगर आपने खा ली दवा, ठीक है, तो असल में सिर दर्द हुआ क्यों था ये बताओ, उस चीज पे जाके असर करती है, तो जैसे सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वो चीज ठीक हो गई अंदर में। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है बायोमोलिक्यूल, मतलब बायोमोलिक्यूल में तकलीफ नहीं है, तकलीफ कहाँ थी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्लियर कर चाहिए। चलिए वैसे मैं बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, आप सामने से देखोगे तो ये आपके किधर होना चाहिए। मैं यहाँ सामने से देख रहा हूँ ना, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ, देखो जरा सा,
मैं ऐसे देख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, मेरा सिर इधर है, मैं इधर देख पा रहा हूँ। ये दोनों प्लेन के अंदर जाने चाहिए और बाकी ये सारे बॉन्ड कहाँ आएंगे, प्लेन के बाहर। तो अब मॉलिक्यूल अब कैसे रखो, मैं देखूंगा वैसे, मेरी मर्जी। देखो अब देखो मॉलिक्यूल टेढ़ा रख दिया ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा सिर इधर होना चाहिए, लेकिन जहां सिर होगा वो अंदर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से देखूंगा, ऐसे हनुमान जी की तरह उल्टा होकर देखूंगा, ऐसे लेट के देखूंगा, समझ पा रहे हो, ऐसे सामने से। तो मेरे को दिखेगा ये, और CH2OH भी मेरे से दूर जा रहा है, ये भी मेरे से दूर जा रहा है भैया, ये भी मेरे से दूर जा रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ इस फंक्शन में सबसे दूर वाला काइडल सेंटर ये है, और इस पे OH किधर आ रहा है। जब मैं ऐसे लेट के देखूंगा तो दाहिने में जा रहा है ना, तो दाहिने में जाकर क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया। तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो अगर आप नॉर्मली बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी बनाने में, ठीक है। चलिए कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा एक क्वेश्चन दिखा आगे। बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन उतना कभी नहीं जरूरत नहीं आई। हाँ एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है CHO, ठीक है। यहाँ पर OH प्लेन के बाहर है, ठीक है। यहाँ पर OH प्लेन के अंदर, यहाँ पर OH प्लेन के बाहर है। अगर आप अभी तक समझ गए हो तो बात समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर OH प्लेन के अंदर, यहाँ पर भी OH प्लेन के अंदर है, और ये CH2OH, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना है फिर से आपका क्या कंडीशन होगा, ये दोनों प्लेन के अंदर जाने चाहिए, आप जहां से भी देखो, और ये आपकी तरफ आना चाहिए, और आपका सिर होना चाहिए एल्डिहाइड की तरफ, मतलब फंक्शन की तरफ, पैर होना चाहिए CH2OH। अब इसमें मेरे को उड़ना है, तो ये एल्डिहाइड नीचे है, ये ऊपर है, मैं ऊपर से उड़ूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से उड़ूंगा तो मेरा सर इसके साइड है, पैर इसके साइड है, और यहाँ है सबसे दूर वाला काइडल सेंटर ये है, OH या प्लेन के अंदर। मैं तो ऐसे उड़ूंगा, ऊपर से उड़ के देखूंगा ऐसे। तो अगर OH अंदर जा रहा है तो मेरा अंदर कौन सा हाथ जा रहा है, ये वाला जा रहा है ना प्लेन के अंदर, और ये कौन सा दाहिना हाथ है, तो डी। कुछ समझ में आता है, देखिए आगे चला थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा कुछ लोग मेरे से क्या पूछते हैं ना, आप देखो कुछ लोग बोलते सर ये भी अंदर ये भी प्लेन के अंदर, अगर एक प्लेन के बाहर हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं कर देता हूँ, मान लो ये OH जा रहा है प्लेन के अंदर, ये OH जा रहा है प्लेन के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जा रहा है प्लेन के अंदर और ये जा रहा है प्लेन के बाहर OH, ठीक है। और यहाँ पे किसी ने लिख दिया CH2OH। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है भाई, मेरे को इससे कोई इशू नहीं है, ये वाला यहाँ 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 कहीं भी रहे, मरता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर इस तरफ होना चाहिए और पैर इसकी तरफ, लेकिन ये मेरे से दूर जाना चाहिए, ये कंडीशन याद रखिए। देखो ये मेरे से दूर कब जाएगा, जब मैं नीचे से देखूंगा तो मेरा सिर इधर। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर रोटेट कर दो, ऐसे करोगे तब भी वही बात होगी, ये ऊपर निकल जाएगा ना, इससे फर्क नहीं पड़ता पैर। अब देखो मैं नीचे से देखूंगा, नीचे से देखूंगा तो OH कहाँ जा रहा है, प्लेन के बाहर, बाहर कौन है मेरा D। ये भी क्या कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, देखो सारे D के D आ रहे है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया, अब तो मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो बस हाँ आज अपने लेक्चर में इतना ध्यान देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। एक बात मैं और बता दूं, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनका अगर इसके बाद उड़ गया हो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो लोग JEE एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, उनका अगर इसके बाद भी उड़ा है, ये वाला पार्ट भी उड़ा है, तो आप कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और नहीं हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आइसोमेरिज्म में ये वाला टॉपिक कवर कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बायोमॉलिक्यूल। बाय बाय।